So good afternoon to one and all, and let's start with the session number 4 of this first chapter. And today we are going to end the chapter number 1. Basically, we are covering this chapter from past 3 days, and what we are going to discuss basically in this topic is that what are the basic parameters, or what you can say basic factors which are very important to decide for the ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मैंने आपको हमेशा बताया था कि अगर आप सीएस बनने के बाद एक कंपनी बनाने की बात करो, या सोसाइटी बनाने की बात करो, या फिर पार्टनरशिप फर्म, या वॉट एवर, आप जब भी किसी को कुछ एडवाइस दोगे, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कंपनी सेक्रेटरी इज टू गिव अ जेन्युइन एडवाइस। एंड आई होप आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने जब बात की थी लास्ट वीडियो में, तब आपको मैंने बताया था अच्छे से कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे डायरेक्टर्स के बारे में, और मैंने बोला था कि अगर पवन गवकर सर को डायरेक्टर बनना है किसी 5 पब्लिक कंपनी में तो आप क्या बोलेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था और मैं आज फिर से रिपीट करूंगा, एज अ कंपनी सेक्रेटरी मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, सुन लेना अच्छे से। एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप लोगों को बहुत कम नो बोलना है। सर बहुत कम मतलब जहाँ हो पाए वहाँ पर, अदरवाइज हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सर हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे। वी विल टेक सम सॉल्यूशन, वी विल टेक सम वे आउट, एंड वी विल एडवाइस अवर क्लाइंट। एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू, in exams you will get marks, and after becoming CS you will get the money। आपको मार्क्स और आपके पैसे दोनों किस पे डिपेंड करने वाले हैं, आपके अच्छे एडवाइस पर, राइट। सो यू नीड टू थिंक, यू नीड टू बिहेव एज अ कंपनी सेक्रेटरी। अब इसी बिहेव करेंगे तो आपके अंदर वो फीचर्स आना लग जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते गाइस। यहाँ पे हम लोग कल थे, आपको याद होगा मैंने आपको कल 3 फीचर्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। एक तो ये फ्लो चार्ट आपको याद होगा, एंड इसमें हमने पहले 3 बातें पढ़ ली थी कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज, इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी कौन सी है उस पर। आई टोल्ड यू ना, अगर सिंपल ट्रेडिंग करनी है तो यू कैन गो फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, बताइए, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, आई एक्सपेक्ट रिप्लाई फ्रॉम एवरी पीपल, आपको ट्रेडिंग करनी है, बट ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना है, इंटरनेशनली ट्रेड करना है। तो क्या बेटर रहेगा, वही मोबाइल फोन बेचने आपके, या फिर एक कंपनी है साइकिल रिक्शा बेचनी है आपको, और या ऑटो बेचना है आपको लंदन में, यूएस में, वही काम करना है जो इंडिया में कर रहे थे आप। इंडिया में हमने उस दिन बात की थी आपको, मोबाइल फोन बेचने के लिए व्हाट इज बेटर ऑप्शन। जस्ट इफ यू वांट टू सेल मोबाइल फोन, व्हाट इज द बेटर ऑप्शन, टू गो फॉर अ प्रोप्राइटरशिप। बट इफ द सेम मोबाइल फोन यू वांट टू सेल इन स्पेन और ब्राजील और लेट्स से जर्मनी, दैट टाइम इट्स बेटर टू हैव अ कंपनी, बिकॉज यू नो it's okay to have a partnership firm, or it's okay to have a what to say, the sole proprietorship. But the problem is that when a Brazilian company or a German entity will contract with you, they will see the entity, they will see the stability. और फिर सर अगर आप बोलेंगे सर हम तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो फील नहीं आता है, फील नहीं आता है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। सो बेटर है कि आप क्या करिए, आप कंपनी बनाइए, राइट। सो ये सब आपको चूज करना था, आपने बात पहले भी कर ली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये भी हमने बात, ये तो बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट था कि सर छोटा बिजनेस तो ओपीसी या प्रोप्राइटरशिप, और थोड़ा बड़ा तो फिर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, और बहुत बड़ा तो फिर कंपनी, ठीक है। और कैपिटल की बात भी हमने कर लिया था। नाउ वेरी सिंपल मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी, नाउ व्हाट इज द सिंपल वर्ड। अगर तुषार सर 8 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, अगर तुषार पहाड़े 8 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, तो वो खुद ही अपने क्या बना लेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। बट डू यू थिंक कि ये स्किल, ये टीचिंग एक स्किल होती है, और क्या हम सब कुछ सब कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फिर हमको चाहिए फैकल्टीज़ की टीम, और ऐसा कहने की क्या लगेगा, पार्टनरशिप फर्म लगेगी। अच्छा अभी हम लोग 8 लोग यहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम 8 लोग यहीं पढ़ा रहे हैं। अब मुझे बताओ अगर सब फेस टू फेस क्लास होती, फेस टू फेस क्लास होती, तो हम 8 लोग यहाँ पढ़ा रहे होते एक जगह पे। अब मुंबई में हमारी एक ब्रांच होती, तो क्या हम ही सेम फैकल्टीज़ मुंबई जाके पढ़ा सकती थी, क्या नहीं पढ़ा सकते थे। हमारी एक ब्रांच होती दिल्ली में, फिर हमने क्या किया होता, हमने फैकल्टियों की टीम बनाई होती। व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट से बाय दिस एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि बिजनेस का लेवल छोटा है और सिंगली मैनेज हो सकता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द व्हाट प्रोप्राइटरशिप। बट एज यूजुअल, जो मैंने आपको पहला लाइन ही बोला, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू हैव अ एक्सपर्टीज इन ऑल फंक्शनल एरियाज। सारे फंक्शनल एरिया में मुश्किल है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ बिजनेस का, तो देखो एक बिजनेस में ना अलग अलग एरियाज होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ बिजनेस की, आपने पढ़ा भी होगा, मैं अगर बात करूँ बिजनेस की, तो अलग अलग एरियाज होते हैं। जैसे कि पहले सबसे पहले होता है परचेज, तो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्शन, फिर आता है मार्केटिंग,
फिर आता है सेल्स, और साथ में आता है HR भी, और साथ साथ में इसकी फाइनेंसिंग के लिए क्या ज़रूरी है, अकाउंट्स भी। अब आप समझ सकते हो इतने सारे डिपार्टमेंट नॉर्मली होते हैं। अब परचेज पे डिपेंडेंट कौन है, प्रोडक्शन, बराबर, ये मानते हो चेन, देखो आप ये चेन पे ध्यान देंगे, अगर परचेज नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन होने के बाद पहले क्या किया जाएगा, मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स होना मुश्किल है। और ये सब अच्छे से होने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, HR की, ह्यूमन रिसोर्स की, HR डिपार्टमेंट, जो अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टाफ को क्या करेगा, आपकी कंपनी में हायर करेगा, और साथ में हर चीज़ की क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली अकाउंटिंग। सो सॉरी, आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल फ्लो चार्ट। इसका बोलने का मतलब सिंपल सा है, इतने सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं किसी कंपनी में, या किसी बिजनेस में, सॉरी कंपनी में भी नहीं, बिजनेस में। एंड फॉर ऑल दिस बिजनेस डू यू थिंक सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता, मुश्किल होगा सर। हर बंदा हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता, ये मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, और कोई बड़ा आदमी भी नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मोदी जी भी नहीं है, और कोई फिल्म स्टार भी नहीं होता। वो तो बेचारा खुद भी एक्टिंग करने के तो कर लेता है, लेकिन स्टंट करने के लिए किसी को हायर करना पड़ता है उसको, क्योंकि हर बंदा हर एक में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। गाना गाने के लिए कोई और होता है, डांस कराने के लिए कोरियोग्राफर्स होते हैं, गाना गाने के लिए प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, मूवी डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर्स होते हैं, और स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट राइटर होता है। कोई भी काम हर बंदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर बिजनेस बड़ा है तो गो फॉर, ठीक है, पार्टनरशिप, या फिर वैसे तो अगर बड़ा बिजनेस है तो पार्टनरशिप चाहिए, ये कंपनी चाहिए जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो मैंने भी पढ़ाया आपको, डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है। और डिवीजन ऑफ वर्क अगर होगा तो स्पेसिफिक बंदा स्पेसिफिक एरिया देखेगा, स्पेसिफिक बंदा का स्पेसिफिक एरिया देखेगा तो क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो काम कर करके क्या हो जाएगा, बोर, या तो वो काम कर करके क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस बात की है? अब सर ऐसे तो फिर हम लोग भी पिछले 12-13 सालों से पढ़ा रहे हैं, सेम टॉपिक हर बैच में पढ़ाते हैं, साल में 3 से 4 बैच पढ़ा लेते हैं ऐसी, और ये मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 12 सालों से। सो हम क्या हो जाते हैं, या तो बोर हो सकते हैं, या तो क्या बन जाते हैं, वही काम कर करके एक्सपर्ट। बट अगर आपको प्यार है उस चीज़ से तो फिर एक्सपर्ट बनोगे, अगर आप मजबूरी में कर रहे हो तो बोर हो जाओगे। सचिन तेंदुलकर क्या बन गया, बार बार क्रिकेट खेल खेल करके एक्सपर्ट, गॉड ऑफ क्रिकेट बन चुका है। तो हाँ, पसंद है तो एक्सपर्ट बनोगे, पसंद नहीं है तो सर बोर हो जाएगा। बट सर जिसको जो चीज़ आती है वो बंदा अगर वो काम करेगा तो एक्सपर्टीज ज़्यादा अच्छे से आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल। फिर ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल सा है, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। आई होप इट इज़ वेरी सिंपल अगेन टू अंडरस्टैंड। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, व्हाट इज दैट? हाउ मच डिग्री ऑफ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड? ठीक है, पढ़िए। द डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दैट एन एंटरप्रेन्योर डिजायर्स टू हैव ओवर बिजनेस एंड द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स करता है। जैसे प्रोप्राइटरशिप या OPC में मैनेजमेंट कंट्रोल सब कुछ फ्यूज्ड होता है, ठीक है, एंड देयरफॉर फ्यूज का मतलब एक दूसरे से मिक्स होता है, मतलब जिसका कंट्रोल है और जिसका मैनेजमेंट है और जो ओनर है वो भी एक ही होता है। कहाँ पर? OPC या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में। अगर मैं बात करूँ कंपनी की तो सबको पता है अच्छे से, पार्टनरशिप भी वही होता है। बट कंपनी में क्या होता है पता है आपको? कंपनी में क्या होता है? ओनरशिप इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स। Who are the managers of the company? So directors. So the people who manage company, people who direct the company are both different things. So if you think that there is a huge level of burden, huge level of work, and you want segregation of both things, then you should go for a company. And if you think no sir, we can manage the ownership, management, control, everything we will manage. Everything can be managed easily. If you think so, then definitely you can go for that, right? So it all depends on which category of business you want. But again, उसके लिए ज़रूरी क्या है? Degree of control क्या चाहिए आपको? ये भी आपको ध्यान रखना है. That is very more important. Degree of risk and liability, very simple. The more risk you can take, go for a company. ठीक है, ये भी सिंपल सा मैंने फ्लो चार्ट आपको दे दिया है. If you want to take a very small risk, open a small business and give a name of proprietorship. बिजनेस छोटा, लॉस भी छोटा क्योंकि रिस्क छोटा था, ठीक है। पार्टनरशिप में जाओगे थोड़ा मॉडरेट, क्योंकि जैसे 4 पार्टनर्स है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ डिबेट, देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बट इवन इफ देयर इज अ लॉस, द लॉस विल बी शेयर्ड एंड डिवाइडेड इनटू ऑल द पार्टनर्स। आई एम नॉट सेइंग इक्वली बिकॉज यू नो दैट पार्टनरशिप अकाउंट्स इज देयर एंड देयर इज अ डिपेंड्स ऑन द रेशो। So I will not be saying that the partnership in a partnership accounts the losses will be shared equally. It depends on the ratio, but end of the day the burden will be shared by partners. That is the probability there. But when you come to the company, it's large, risk would be large. But again, अगर risk large भी है
तो फिर सर डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी भी अलग होती है, और जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो तो लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव टेकन। जितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने बाय किए होंगे उसके मुताबिक उनकी क्या होती है, लाइबिलिटी। सो आई होप इट इज़ वेरी सिंपल अगेन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिस्क लेवल। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, ठीक है। द साइज ऑफ रिस्क एंड विलिंगनेस ऑफ ओनर टू बियर इट विल डिपेंड अगेन द नेचर ऑफ दिस थिंग, राइट। रिस्क कितना है और क्या करना है। मैंने बोला था ना आपका, अगर मुझे मान लो 15 बच्चे पढ़ाने हैं खुद के स्मॉल लेवल पे, डेफिनेटली आई विल स्टार्ट अ स्मॉल YouTube channel, a normal, and I will teach all the subjects because my risk appetite is less. But when we are teaching into YouTube, when there are thousands of people who are watching us, at that time we cannot take the risk of teaching all the subject at a single person. I may teach tax, nothing very special. मुझे पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ा भी दूंगा, बट वो जो सर एग्जाम्पल निकलने वाले हैं वो नहीं निकलेंगे। जो मैंने आपको परसों एग्जाम्पल दिया था वो पवन गौ करके एग्जाम्पल वाला दिया था मैंने, कि कैसे वो पवन सर को हम लोग ने डायरेक्टर बनाने के लिए ऑफर दिया। इतना जो क्वालिटी वाला एग्जाम्पल है वो नहीं निकल पाएगा अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी नहीं हूँ और अगर मैं एसबीसी और कंपनी लॉ में एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ तो नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो एवरी एग्जाम्पल यू नीड टू बिहेव एज अ एक्सपर्ट। इफ़ यू वांट टू बिहेव एज एक्सपर्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट रिस्क लेने के लिए साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लायबिलिटी भी आएगी। द मोर द रिस्क द मोर विल द रिवॉर्ड, बट रिवॉर्ड भी आएगा, लेकिन सर गलती के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर गलती कम करनी है तो हैव अ टीम, गलती कम करनी तो हैव अ टीम। सो दैट्स वाई वी हैव पवन सर हु विल बी केटरिंग विद JIGL एंड EBCL, सो दैट मेरे 2 लॉ सब्जेक्ट मेरे बर्डन कम हो जाएंगे और पवन सर जो एक्सपर्ट है वो कर लेंगे। टैक्स के लिए खुद साक्षात CA है ना प्रतीक सर, FM जो खुद मैनेज करती है, जो खुद ही CA है, चार्टर अकाउंटेंट दिव्या मैडम, वो पढ़ा रहे। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव द प्रॉपर पर्सन एट द प्रॉपर जॉब। तो अब क्या हो गया सर, रिस्क बढ़ गया है, अब परफेक्शन आ जाएगा, हम भी खुश और आप भी खुश। तो दिस इज हाउ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। ये तो खैर बहुत ही ईजी पॉइंट है, ज़्यादा दम ही नहीं है। बिजनेस स्टेबिलिटी, इफ यू वांट दैट बिजनेस टू बी स्टेबल लॉन्ग टर्म, देन डेफिनेटली कौन सा बनाना चाहिए, पार्टनरशिप की कंपनी? I guess very bad question. If you want a stability, what should be the nature of business? Company or proprietorship or partnership? So obviously company. Even if you make a OPC, you will get a long-term expertise. अगर आप कंपनी भी बनाते हो, कौन सी वाली OPC बनाते हो, तो भी सर आपको क्या मिल जाएगी, एक्सपर्टीज मिल जाएगी, बराबर। सो एनीवेज, तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। Stability of business is another factor which depends on the choice of organization, right? A stable business is preferred by the owners so far that it has helped him to attracting suppliers. जो मैंने आपको बोला suppliers, stable business है ना। अब इमेजिन करो ना, मैंने आपको बोला ना कि अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो इंडिया में, ठीक है, अब इसके लिए आपको चिपसेट चाहिए। यहाँ जब चिपसेट होती है, सबसे अच्छी चिपसेट पता है कौन सी लगती है मोबाइल फ़ोन में आजकल? प्रोसेसर जो होता है कौन सा लगता है मोबाइल फ़ोन में? जैसे लैपटॉप पे, यस, जैसे लैपटॉप पे लगता है इंटेल या फिर AMD आसस या फिर इंटेल लगता है, वैसे मोबाइल फ़ोन में सबसे फेमस कौन सा वाला है? गुड सात्विक, क्वालकॉम, ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ क्वालकॉम। क्वालकॉम सुना होगा आप लोगों ने, उसकी स्नैपड्रैगन के ये आते हैं, चिपसेट्स आती है जिसपे कि अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं, है ना, 875, 625, स्नैपड्रैगन, तो ये चलते हैं। अब सर ये तो हमारे इंडिया में नहीं बनने वाले, ये तो आते हैं सर अब्रॉड से, ये अब्रॉड से आते हैं, ठीक है। फिर एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो तो गूगल देता है आपको, तो वो तो चलो गूगल दे दिया आपको, चिपसेट बाहर से आ रहे हैं। सो कहने का मतलब है देर आर मल्टीपल नेचर ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, एंड व्हेन द सप्लायर, अभी जो क्वालकॉम है, क्वालकॉम या फिर स्नैपड्रैगन का जो उनका प्रोडक्ट है, वो जो अगर आपको चाहिए आपकी कंपनी को, तो वो आपको क्या देगा, गुड्स क्रेडिट पे देगा। सर कैश पे तो काम होता नहीं है, क्रेडिट पे काम चलता है कि आप सर प्रोडक्ट ले लो और आप बनाओ मोबाइल्स, फिर जब पैसे आएंगे तो आप उनको क्या करते हैं, 2 मंथ्स क्रेडिट वगैरह चलता है, एंड वी विल गिव देम द मनी बैक, ऐसे काम चलता है। अब अगर ये काम करना है तो व्हाट यू नीड इज यू नीड द क्रेडिट फैसिलिटी, एंड फ्रॉम द क्वालकॉम यू नीड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। और क्वालकॉम आपको जब कॉन्ट्रैक्ट में ये बेचेगा,
तो वो आपको पहले चेक करेगा पूरा ना कि आप कौन हो, कितने केपेबल हो। फिर उसमें पता है उसमें ये आता है, बिजनेस में कंसेप्ट आता है जिसको सुना होगा आपने, बीजी। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट बीजी। बीजी का मतलब होता है बैंक गारंटी और ऑल्सो कॉल्ड एज एलसी। एनीवन नोज अबाउट एलसी? एलसी फुल फॉर्म एलसी, जैसे बीजी होता है ना बैंक गारंटी, वैसे एनीवन नोज अबाउट एलसी? एनी गेस? यस ऋतिक, गुड। लेटर ऑफ क्रेडिट, गुड गुड रिंकू चौहान, लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड आई होप ये सब आपने पढ़ा हुआ है अपने ईटी में भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में, ठीक है ना? सर लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है मुझे नहीं पता, आप बता दो। मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना? सो लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बैंक गारंटी। अब सर दोनों चीज़ों में क्या होता है, नाम में मालूम पड़ता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब ये उधार वाला क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे होता है क्रेडिट वर्दीनेस। व्हाट इज क्रेडिट वर्दीनेस? किसी बंदे की मार्केट में रेपुटेशन। आई रिपीट वन मोर टाइम, किसी पर्सन की मार्केट में रेपुटेशन इज कॉल्ड एज क्रेडिट वर्दीनेस। जैसे एग्जांपल, अगर विजय माल्या, मैं गया लोन लेने बैंक में, तुषार पहाड़े वेंट टू एसबीआई बैंक और मैंने बैंक से बोला कि मुझे लोन चाहिए 10 करोड़ का। बैंक बोला गारंटी क्या है? मैं बोला सर विजय माल्या लिख के देता है ना गारंटी कि मैं पे करूंगा। तुषार पहाड़ ने पे नहीं किया तो विजय माल्या लिख के देता है मुझे क्या, गारंटी लिख के देता है, तुषार पहाड़ पे नहीं करेगा तो मैं करूंगा, है ना? सो क्या आपको लगता है बैंक लोन देगा मुझे विजय माल्या की गारंटी पर? ठीक है ना, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? राइट वो बोलेगा एक काम करो, उसको बुला के तो ला पहले, फिर देखते हैं ना। तुषार सर उसको बुला के तो लाओ, आप पहचान का है आपको तो बुला के लाओ उसको। मतलब ये तो जाएगा जेल में, मैं उसका दोस्त हूँ इसलिए मैं भी जाऊँगा, ठीक है? एनीवेज, सो ये नहीं है। बट इफ आई से रतन टाटा, ही इज माई गारंटर, will bank give loan? Sir, I am going for 10 crore, बैंक will say तुषार सर 10 take 100 करोड़। अरे मुझे 10 करोड़ चाहिए, अरे सर मुझे 10 ही करोड़ चाहिए। नहीं 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 सर 100 ले जाओ सर। अरे आप अपने आदमी 100 ले जाओ क्योंकि टाटा साहब मेरे पीछे खड़े हैं। सो अंडरस्टैंड अ पॉइंट, टाटा की क्या है मार्केट में? क्रेडिट वर्दीनेस है, टाटा की क्रेडिट वर्दीनेस है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सुनना अच्छे से। अब क्या होगा, मैं जब मेरी कंपनी जाएगी क्वालकॉम के पास और परचेस करेगी बहुत सारे प्रोसेसर्स मोबाइल फ़ोन में लगाने के लिए, 1 लाख प्रोसेसर चाहिए हमको, है ना? हमने परचेस किए। अब वो बोलेगा तुषार सर या जो भी आपकी कंपनी है, वो बोलेगा सर आप रिलायबल हो कि नहीं? वो बोला सर देखो रिलायबल तो मैं बहुत हूँ, मेरी कंपनी भी है, बट आपको फिर चाहिए तो मेरे पास से 2 ऑप्शन है, बीजी और एलसी। सर अब बीजी क्या होता है? बीजी मतलब बैंक गारंटी। ये तो बहुत सिंपल सा है, तुषार पहाड़े विल गो टू सम ऑफ द बैंक जिसमें मेरा अकाउंट हो, जैसे मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, तो मैं उनसे लिखवा के लाऊंगा। और कितना होता है, अगर 1000 1 लाख सेट चाहिए मुझे, और एक अगर क्वालकॉम का प्रोसेसर 1000 रुपये में भी आता होगा मान लो, तो भी सर इट इज़ अराउंड आई गेस 100 करोड़ रुपीज़ अंदाजन। इतने रुपये की मुझे अमाउंट चाहिए। अब सर इतने रुपये की अमाउंट अगर चाहिए तो सर इतना पैसा तो छोटा नहीं होता, छोटा नहीं होता। तो ये पैसे देने के लिए मेरे को ना, सुनना मेरी बात, मुझे ना बैंक के पास जाना पड़ेगा। मैंने बोला बैंक में जाके बोलना पड़ेगा सर कैन यू गिव मी अ गारंटी ऑफ 100 करोड़। सुनना मेरी बात, 100 करोड़। अब एचडीएफसी बैंक कौन है, जो मुझे जानती है बहुत पहले से, क्योंकि मेरा इसके पास अकाउंट है, बहुत सालों से अकाउंट है। एंड एचडीएफसी बैंक को पता है तुषार पहाड़ी की पेइंग कैपेसिटी क्या है। हु डजंट नो? क्वालकॉम डजंट नो, बट हु नोज दिस? बैंक नोज दिस। सो बैंक विल गिव मी अ बैंक गारंटी। एंड गारंटी तो हमने पढ़ी होगी ईटी में, गारंटी, इंडेमनिटी पढ़ा है ना, बेलमेंट, प्लेज, उसमें कंसेप्ट था गारंटी, जहाँ पे देर आर 3 पार्टीज। वन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डेटर, सुना है? वन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर और वन इज कॉल्ड एज श्योरिटी। ये सबने सुना ही होगा। नो वन कैन से, नहीं मालूम सर हमको तो, है ना? 3 लोग होते हैं। प्रिंसिपल डेटर मतलब कौन? हु इज प्रिंसिपल डेटर? तुषार पहाड़े। हु इज क्रेडिटर? सर वो क्वालकॉम। एंड हु इज द श्योरिटी? सर बैंक, जो कि गारंटी दे रही है। तो ये तो हो गया गारंटर मेरा बैंक, जो क्या दे रहा है मुझे लिख के कि मैं दूंगा पैसे। बट सेकंड जो अभी मुझसे पूछ रहे थे लोग, सर व्हाट इज एलसी? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एलसी बता दो सर, एलसी क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। अब सर ये भी बैंक की तरफ से होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, और नाम में लिखा हुआ है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसको पॉज देके पढ़िए, लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब आप किसी बंदे की क्या देते हो? क्रेडिट वर्दीनेस की गारंटी देते हो कि हाँ भाई ये बंदे को मैं जानता हूँ, ये बंदा बहुत रिलायबल है और भरोसेमंद है। इसको आप क्या कर सकते हो? बेझिझक क्रेडिट में माल दे सकते हो। बट ये क्रेडिट
और वो क्रेडिट में फ़र्क है। सर आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, हर वर्ड के बहुत मीनिंग होता है। एक होता है क्रेडिट मतलब उधार, एक होता है क्रेडिट मतलब रेपुटेशन, एक होता है क्रेडिट साइड आपकी जो आप कहाँ लिखते हो, आपके बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लिखते नहीं हो बोलना, अकाउंट में लिखते हो, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो क्रेडिट है, ये जो क्रेडिट है अलग अलग होता है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट पे देना मतलब गुड्स सोल्ड ऑन विदाउट कैश, ये अलग हो गया। बट हम जो बात कर रहे हैं वो एक, जो आपको पता है ना, मैंने विजय माल्या की रतन टाटा, तो आप बोले सर रतन टाटा सर, क्योंकि रतन टाटा की क्या है मार्केट में, क्रेडिट वर्दीनेस है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, उसके भरोसे पर लोन आराम से मुझे क्या मिल जाएगा। येस, इट्स ऑल्सो लाइक ए सिबिल स्कोर, ठीक है, गुड। सो ये सब है। तो ये सब एग्जांपल देने का पर्पस, देखो इतना लंबा एग्जांपल दिया मैंने आपको, इसका पूरा एग्जांपल देने का पर्पस ये था बताने का कि ये सब कुछ कौन चेक कर रहा है, सर कॉलकॉम, क्योंकि कॉलकॉम कौन है, आपका सप्लायर है, फॉरेनर सप्लायर है। उसको नहीं पता आप कितने एक्सपर्ट हो, उसको नहीं पता आप कितने अच्छी कंपनी हो, उसको नहीं पता कि सर आप कितने रेप्यूटेड हो अपने इंडिया में, उसको सर अपने कंट्री का पता है जहाँ पे वो रहता है, ही डजंट नो। अगर सर कोई मुझे बताओ, कोई कंपनी फिनलैंड से, कोई कंपनी फिनलैंड से आपकी कंट्री में आके क्या बोलती है कि वी वांट टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या आप बेचोगे क्या? सर आप तो अपने गली वालों को नहीं बेचते सर उधार में। आपको अगर मैं खुद सोच के रखो ना, आप अपने आप को क्या रख के देखो कि आप एक सप्लायर हो, आप सप्लायर हो, तो सर आप तो अपने सिटी में नहीं बेचोगे किसी को, आप तो किसी बंदे को उधार में देने के लिए क्रेडिट पे आप बहुत समय लगाओगे सोचने के लिए कि वो कितना रिलायबल है, और सर ये तो बंदा फिनलैंड से आ रहा है, सर कैसे पकड़ोगे इसको? बात समझो मेरी बात, इसलिए बता रहा हूँ बिजनेस का अगर आपका होराइजन बड़ा है ना, तो फिर कंपनी बनानी चाहिए, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप की टेंशन कुछ नहीं है। कुछ करना क्या है सर, जैसे मान लो मेरा काम है ये माउस बेचने का, ये मैं माउस बेचता हूँ, बस हो गया, इतना ही काम है सर मेरा। क्या करना होता है, मार्केट से माउस पकड़ के लाता हूँ मैं, मतलब वो चूहे वाला माउस नहीं, ठीक है ना, दुकान में परचेज करके लाता हूँ, ट्रेडिंग में है, और फिर जहाँ जैसा ऑर्डर है उसको सप्लाई करता हूँ, इतना ही काम है मेरा, इतना ही काम है मेरा। बट सर दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत आती है जिसको आप सप्लाई कर रहे हो वो कंट्री, वो नेचर, कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट है, बल्कनेस, वो सब कुछ यहाँ में मैटर करता है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया स्टेबिलिटी मैटर तब करती है, तब स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि सर आपको ध्यान, सबको समझता ही है प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आपको जानते हो, मतलब नो नीड टू से दिस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बातें आपको ध्यान रखते चलनी है। डन। फिर नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ये भी आपको पता है, अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की और मैं बात करूं कंपनी की, डिसीजन अच्छा कहाँ होगा, अच्छा कहाँ होगा और जल्दी कहाँ होगा, जल्दी बताइए। इफ यू वांट टू टेक अ गुड डिसीजन, गुड, तो कहाँ पे ज़्यादा जल्दी से अच्छा डिसीजन लिया जाएगा? अच्छा डिसीजन when you can, where you can take a good decision, in which organization you will take a good decision. I'll repeat one more time, in which organization you will take a good decision. So answer is so simple, it is basically in the company, क्योंकि कंपनी में there are directors, they are the team, they are the experts. But when you want quick decisions, so quick के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हमेशा सोल वाले एग्जाम्पल में, क्विक है ना, वो सो के उठा, डिसाइड, ओके डिसाइड, कौन? प्रोप्राइटरशिप का अकेला ही है, जो मन में कर दिया अब तक के, कोई दिक्कत ही नहीं उसको, क्योंकि वो अकेला सोल प्रोप्राइटर है, ही कैन डिसाइड एनीथिंग एनी टाइम, एनीथिंग एनी टाइम, द सोल प्रोप्राइटर। सो व्हाट यू वांट, आपका बिजनेस किस टाइप का है, योर बिजनेस इज ऑफ विच कैटेगरी, डू यू वांट फ्लेक्सिबिलिटी और यू वांट स्टेबिलिटी? बिकॉज कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी सच बताओ तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है ना, यहाँ पे रिजिडनेस है। सर पहले तो क्या देना पड़ेगा, 21 डेज की नोटिस देनी पड़ेगी, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसके लिए पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है, तो पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, वहाँ पे क्या पास करवाओ, बोर्ड रिजोल्यूशन। थोड़ा बहुत पढ़ाओगा ना ईटी में, नहीं पढ़ाया तो टेंशन मत लो, मैं तो कंपनी लॉ दे रहा हूँ आपको, मेरा तो कंपनी लॉ पढ़ाने का काम आपका ही, आई एम टीचिंग यू कंपनी लॉ नहीं आऊँ, तो जब कंपनी लॉ में पढ़ोगे आप तो आपको अच्छे से आ ही जाएगा। लेकिन बात समझिए, रिजिडनेस, तो अगर कंपनी में रिजिडिटी है, कंपनी में रिजिडिटी, रिजिड है,
तो वो तो होने ही वाला है सर, क्योंकि नोटिस देना पड़ता है बोर्ड मीटिंग का 7 दिन का. व्हेन यू गिव कॉल AGM, यू गिव नोटिस ऑफ एटलीस्ट 21 क्लियर डेज. दैट्स नॉट 21 डेज, 21 क्लियर डेज. सुना आपने 21 क्लियर डेज? मतलब 2 दिन और छोड़ना पड़ता है नोटिस भेजने का और नोटिस मिलने का, और 2 दिन और छोड़ना पड़ता है कोरियर में ट्रांजिट का. तो ये सब बातें सोचनी पड़ती है. तो सर मीटिंग तो सर महीने बाद होगी. एंड इफ यू वांट टू टेक अ क्विक डिसीजन वेदर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट एवरीथिंग, इसके सर वी कैन नॉट वेट फॉर द कंपनी. तो फिर कंपनी वहाँ पे बुरी हो जाती है. सो इट डिपेंड्स अगेन आपको क्या करना है, ठीक है ना. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोज रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस. ठीक है, दैट इज, अगर मैं बात करूँ तो मैनर इन विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर स्ट्रक्चर्ड इनटू डिपार्टमेंट्स, सेक्शंस एंड यूनिट्स. और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप क्लियरली ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करें तो. ठीक है, तो अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको प्रॉपरली चेन बना के काम चलना है, इफ़ यू वांट देयर शुड बी कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. सुना होगा आपने, यू हैव हर्ड अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, है ना. अभी मैंने बोला तो नहीं है, और आप खुद बताइए ना. इफ़ यू वांट टू गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन तो कहाँ जाना बेटर रहेगा? एंड इफ यू वांट टू बी अ सेंट्रलाइजेशन तो कहाँ बेटर रहेगा, है ना. इफ यू वांट टू गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन सो बेटर इज कंपनी और पार्टनरशिप फर्म. ये जो एग्जांपल मैंने आपको बना के दिखाया था, ये जो एग्जांपल है, इट्स एग्जांपल ऑफ व्हाट? ये एग्जांपल किसका एग्जांपल है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. आई होप यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. पता है, नहीं पता है? हाँ, पता है ना. डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? कीपिंग ऑल द ऑथोरिटीज, ऑल द पावर विथ आवर सेल्फ इज सेंट्रलाइजेशन. सर ये सिंगल ओनरशिप में हो सकता है, बट विच इज दिस एग्जाम्पल? सर डिसेंट्रलाइज्ड. सब कुछ क्या करके रखा हुआ है? डिवाइड. तुम्हारा एरिया ये, तुम्हारा एरिया ये, तुम्हारा एरिया, सबके एरिया को क्या करके रखा हुआ है? बांट के रखा हुआ है. इट विल गिव अ फास्टर रिजल्ट्स. तो आपको वो डिपेंड करना पड़ता है सर कंपनी कौन सी करानी है और काम कैसा कराना है, काम कैसा कराना है. ठीक है, तो ये आता है. ये तो बहुत ही घटिया पॉइंट है. प्रॉफिट बांटना की इच्छा है. अब अगर मान लो मैं बहुत ही मनी माइंडेड आदमी हूँ तो व्हाट आई कैन डू इज आई विल ऑल्सो टीच JIGL, आई विल ऑल्सो टीच EBCL, सब मैं ही पढ़ाऊँगा सो दैट सबके पैसे मुझे ही मिले. ये मेरा मोटो रहेगा. बट अगर आपको लगता है सर कि मनी थोड़ा कम मिले चलेगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परफेक्शन. या फिर ज़्यादा अच्छा क्या है कि सर डिसेंट्रलाइजेशन, तो फिर मैं कंपनी बनाऊँगा. वैसे ही अगर आपको लगता है सर प्रॉफिट थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं बट यू वांट अ गुड टीम, तो सर कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत बड़ा फैक्टर होता है बिजनेस चलाने का. शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म सोच में कभी भी क्या बेटर रहेगा? प्रोप्राइटरशिप. इफ योर विजन इज शॉर्ट टर्म तो कभी भी क्या बेटर रहेगा? प्रोप्राइटरशिप. क्यों सर, क्यों बेटर रहेगा प्रोप्राइटरशिप शॉर्ट टर्म विजन में? क्योंकि आपको लगता है बस मुझे पैसा मिलना चाहिए. बट आप ये सोचो देखो ज़रा, ये सोचो कि अगर प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट 1 लाख का होता है, प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट 1 लाख का होता है, ये डाउन द लाइन 2 साल में 3 लाख का हो जाएगा पर मंथ प्रोप्राइटरशिप में. बट कंपनी में अगर प्रॉफिट 1 लाख का होता है, जो डिवाइड किसमें होता है? सब लोगों में. बट सर 1 साल बाद या 3 साल बाद ये प्रॉफिट पक्का 3 करोड़ का होगा ना, जो मालूम है सब में बटने वाला है, जो समय बटेगा. अरे बट समय बढ़ भी जाएगा तो भी सर आपके हाथ में 40 लाख तो आ सकते हैं, 10 लाख तो आ सकते हैं. बात तो समझो. लॉन्ग टर्म में ये विजन बहुत ज़्यादा लंबा है, क्योंकि सर आप शॉर्ट टर्म देखते हो ना, 1 लाख डिवाइड बाय 10 लोग हो गए. देखो यहाँ पे 1 लाख डिवाइड बाय कितना हो गया? एक ही आदमी है तो पूरा हमको मिल रहा है. यहाँ पे 1 लाख डिवाइड बाय 10 लोग हो गए तो कितना मिलेगा हाथ में? 10,000 रुपीज़. बस. बट सर डाउन द लाइन 3 साल बाद ये 3 लाख रुपए हो जाएगा पूरा आपका. बट सर ये 3 करोड़ होगा, डिवाइड बाय 10 कर लो, 30 लाख रुपीज़ पर पर्सन. क्योंकि सर जब 10 लोग मेहनत करेंगे तो उनका भी तो विजन बढ़ रहा है ना, वो तो देखो. तो वेरी गुड सात्विक. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म, इट्स कॉल्ड एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग होते होते आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में. बट तब मिलेगा जब आप क्या करोगे? विजन रखोगे, उतना लॉन्ग टर्म विजन रखोगे. ठीक है ना. मैंने बोला, आपको याद है मैंने कई बार बोला था कि आई वांट माय BML टू बी वेरी सून लाइक अ बायजूस और एन अकेडमी. मैं बहुत जल्दी इसकी तैयारी कर रहा हूँ और मेहनत करूँगा इस पर. आप लोगों का साथ रहेगा तो अच्छी बात है, बट मेरा विजन तो है. अब देखो सर, मैं बना नहीं बना बायजूस समान बात की बात है. इफ़ आई बी लाइक एन अकेडमी और नॉट, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट माई विजन इज देयर. आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट. वी वॉन्ट टू गो आवर बिजनेस लाइक दैट.
हमको अपना ले जाना है। तो ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, हो सकता है 3 साल बाद मैं ना बन पाऊँ ऐसा, वो अलग बात है, बट कोशिश तो कर रहा हूँ, मेहनत तो करूँगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करके आपको लॉन्ग टर्म देखना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका विजन क्या है, ठीक है। फिर सर ये सब कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट, प्रोसीजर्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर आपको कॉस्ट बचानी है, प्रोसीजर बचाना है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बचाना है, ये सब कुछ बचाना है, तो सर तो बिल्कुल क्या बनाओ, बिंदास क्या बनाओ, प्रोप्राइटरशिप, बिंदास बनाओ। क्योंकि सर इसमें ना कॉस्ट लगती है क्या बनाने में, प्रोप्राइटरशिप बनाने में, प्रोसीजर भी नहीं है, आज सोचो कल बन जाएगी, और गवर्नमेंट को तो पता भी चलता नहीं कितना हेरा फेरी करते हैं आप लोग। प्रोप्राइटरशिप में कितनी हेरा फेरी हो सकती है मालूम ही नहीं पड़ता है, बहुत आराम से कर सकते हो। अकाउंटिंग नहीं करना, बही खाता बनाना नहीं, कुछ नहीं करना, मालूम ही नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत इनकम टैक्स की रेट पड़ेंगी तो 2-4 लाख रुपए भर देंगे, क्या इनकम टैक्स के पेनाल्टी, ये लोग करते हैं ना सर। बट जब आप कंपनी बनाओगे तो सर कॉस्ट लगेगी, प्रोसीजरल पार्ट तो बहुत है, कंपनी बनाना भी एक प्रोसेस है, कंपनी बंद करना भी एक लंबी प्रोसेस है ना। और गवर्नमेंट का तो नज़र आप पे रहेगी एज अ कंपनी। आपको तो CSR भी करना पड़ता है आजकल कंपनियों को। डू यू थिंक ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म वगैरह करते होंगे CSR? नहीं, मतलब करते होंगे तो अच्छी बात, दिल से करते होंगे तो, बट आपको लगता है उनको लॉ वगैरह एप्लीकेबल है? नहीं एप्लीकेबल है। तो इसलिए ये सब बातें आपको ध्यान रखते हुए चलनी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व डिफरेंट प्रोसेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्न बाय डिफरेंट लॉज। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर के लिए अपना अलग है, फिर पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, LLP के लिए LLP एक्ट 2008 का, कंपनी की तो हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ते ही है, सोसाइटी के लिए भी आप 1860 का सोसाइटी एक्ट। तो अलग अलग एक्ट सबके हैं। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू प्रोप्राइटरशिप इज द ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म टू गेट स्टार्टेड। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये बहुत बड़ा वर्ड है। इस अकेले लाइन पर एक 2-2 पेज का ऐसे लिखा जा सकता है कि सर ये बहुत ईजी है क्या करना, स्टार्ट करना। इसी वर्ड में बहुत बड़ा बातें छुपी हुई है। सर स्टार्ट करना बहुत आसान है, क्या क्या स्टार्ट करना आसान है? प्रोप्राइटरशिप। पर इसको लॉन्ग टर्म चलाना उतना ही मुश्किल है। और ये ट्रस्ट मी, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। स्टार्ट करना इज गुड, बट लॉन्ग टर्म चलाना, इसको लॉन्ग टर्म तक ले जाना इज वेरी 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 डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड ऑल। व्हाट इज नेसेसरी इन दिस टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड द बिजनेस एक्यूमेन ऑफ द ओनर। बिजनेस ओनर का बहुत बड़ा एक्यूमेन मतलब परफेक्शन होना चाहिए। और हल्का से भी अगर वो बंदा निकला, थोड़ा सा गलती कर दी, सब गया। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग टैक्स लायबिलिटीज एंड ऑल। सो एनीवेज ये सब बातें होती रहती, ठीक है ना। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्या क्या बातें हमने डिस्कस यहाँ पे करी है, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पे किसी को है तो एक बार पूछ लेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर आई रिक्वेस्ट एनीवन हु हैज़ एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। कुछ भी है तो पूछ सकते हैं एक बार, ठीक है ना, मैसेज करके या जैसे भी आप ठीक समझे। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन? Perfect, good, simple. I guess nothing to discuss very much in this. Simple. Now tax implication, very important. Tax implication. Now आपको शायद पता होगा कि जो हमारे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है उसके टैक्स के रेट अलग है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म में टैक्स लगता नहीं है। जो टैक्स लगता है किस पे लगता है? इंडिविजुअल पे। एंड आई होप यू नो द स्लैब रेट्स, अलग अलग स्लैब रेट होते रहते हैं। ये लास्ट का स्लैब रेट मैंने आपको दिया हुआ है ना। अभी करंट स्लैब रेट आपको प्रतीक सर पढ़ाएंगे अच्छे से। तो उसके मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक के टैक्स क्या होता है एग्जाम्प्ट। 2.5 लाख से 5 लाख तक रुपये तक 5% होता है। 5 लाख से लेकर के मैं अगर बात करूँ 10 लाख तक के तो सीधा 20% है। एंड अबाउट 10 लाख रुपये तो आपकी स्लैब रेट जाता है 30% पे, 30% पे। तो अगर आपकी इनकम मान लो तकरीबन कितनी है, 12.5 लाख रुपया है। अब आपको टैक्स पढ़ाया जाएगा अच्छे से, इनकम टैक्स, ठीक है। टोटल इनकम साल की 12.5 लाख रुपया है। तो फिर सब कुछ काट वाट के आपको हाथ में समझ लो 10 लाख रुपये बचता है, एग्जाम्पशन डिडक्शन वगैरह वगैरह। और 10 लाख में फिर 20% टैक्स आपको लगेगा, तो भी आप पकड़ लो 2 लाख का टैक्स भरना पड़ गया। इतनी बड़ी अमाउंट है। अब ये बड़ी अमाउंट है छोटी अमाउंट है वो देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप जाएंगे पार्टनरशिप फर्म में तो वहाँ पे 30% टैक्स आता है पार्टनर्स के लायबिलिटी ऊपर। और अगर मैं जाऊँ कंपनीज पे तो वहाँ पे अभी तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया उन्होंने, ठीक है ना, अभी थोड़ा मॉडिफाई किया है। 30% वैसे है, हाउ टैक्स रेट ऑफ 25%। अगर आपका टर्नओवर थोड़ा कम है
50 करोड़ से कम टर्नओवर है तो थोड़ा टैक्स रेट कम हो जाता है, 25% टैक्स रेट हो जाता है, बट फिर भी 25 से 30 के बीच में पड़ता है। फिर साथ में इसमें सरचार्ज लग जाता है, 7% सरचार्ज है। अब आप उससे सब क्या है, नथिंग डूइंग, आपके लिए सिलेबस पे एग्जाम में काम नहीं आने वाला। आपको सिर्फ जानना है कि हाँ भाई सरचार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। फिर यू हैव हर्ड अबाउट सेस, एजुकेशन सेस लगता है, और फिर ये लगता है, ये भी सुना होगा आपने, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1%, तो टोटल 3% सेस लगता है, 3% का सेस लगता है। तो 7% का सेस कौन सा वाला, सरचार्ज वाले में, और फिर आपका ये 3% का सेस लग जाएगा आपका एजुकेशन पे। जो इसका फंड आएगा वो कहाँ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और हायर सेकेंडरी वालों के लिए 1% निकाला जाता है। तो ऐसा करके कुछ अमाउंट निकाल के आपकी क्या की इन्होंने निकाल दी है, तो आपके टैक्स पे वो जुड़ता है, आपके टैक्स पे जुड़ता है वो। तो ये सब मैटर वहाँ पे आता है, इसलिए ज़रूरी ये जानना कि सर आपको टैक्स कौन सा लगेगा। और बाद में जीएसटी अलग, वो सबको कॉमन है, वो सबको कॉमन है, वो तो सबको पता होगा। आपको शायद सर ने बताया कि आई डोंट नो 20 लाख रुपए तक आपकी जीएसटी क्या होती है, एग्जाम होती है। बट जिसकी इनकम या जिसका टर्नओवर, इनकम भी नहीं बोलूँगा मैं, टर्नओवर कितना हो जाएगा, मोर देन 20 लाख रुपीज़, उसको जीएसटी अप्लीकेबल है। या तो फिर इफ़ यू वांट अ जीएसटी सेट ऑफ, जैसे एग्जांपल आपको लेक्चर देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वी नीड टू परचेज द पेन ड्राइव, वी नीड टू परचेज द कीज़, सीरियल कीज़ होती है ना, वो लेनी पड़ती है। फिर बुक्स हम लोग जो मंगवाते हैं वो बुक्स पे जीएसटी लग जाता है। आप बोलेंगे सर बुक्स तो एग्जाम्ड होती है, बुक्स एग्जाम्ड होती है जो बुक्स हम लोग ऑथर बनाते हैं, बट बुक की प्रिंटिंग जो होती है उस पर जीएसटी लगी जाती है। बुक्स की प्रिंटिंग पर जीएसटी लगना तय है, तो सर ये भी आ जाता है पिक्चर में। तो ये सब कुछ चीज़ों को मिला करके जो जीएसटी हमको लगता है, अगर आपको सेट ऑफ चाहिए जीएसटी का, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जीएसटी के लिए रजिस्टर करना कंपलसरी है आपको। सो जीएसटी का, इनकम टैक्स का, ये सब का आपको अप्लीकेबिलिटी है। तो टैक्स अगर आपको भरना है, और सर ये तो क्वेश्चन है गलत है, टैक्स भरना है क्या, यू आस्क टू एनीवन, एवरीवन विल से सर हमको टैक्स भरने की इच्छा नहीं है। तो सर टैक्स भरना है कि नहीं भरना, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन फिर से वही वाली बात है, अगर आपको अपना टर्नओवर कम रखना है कि ज़्यादा रखना है। अब देखो सर, मैं सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आप सबके बच्चों की फीस 30,000 रुपये है, मान लेते हैं बोथ ग्रुप की, 30,000 रुपये बोथ ग्रुप की फीस है, ठीक है। मान लेते मेरे पास में अगर 60 बच्चे आ गए, 60 बच्चे आ गए तो कितने हो गए सर, 18 लाख रुपीज़ हो गए, बराबर ना। अब सर वाह इतना कमाया आप लोगों ने, बेटा ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी क्या है, रिसीट्स है, रिसीट्स है। अब ये पांचों फैकल्टी में डिवाइड भी होंगी, पहले खर्चे निकलेंगे, सबसे पहले जीएसटी वगैरह पे होगा, ये सब होगा। अब मुझे बताओ, अगर हम चाहते थे जीएसटी ना लगे तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो बच्चों की लिमिट है वो इतनी रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अगर हमने 10 बच्चे और बढ़ा दिए, 10 बच्चे और बढ़ा दिए, 30,000 रुपये पे 10 बच्चे और आ गए, 70 बच्चे आ गए, तो कितना हो जाएगा, 21 लाख, एंड सर फिर जीएसटी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, ज़्यादा बच्चे नहीं बढ़ाना। अब बताओ सर ये लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है क्या, अगर मुझे इससे ज़्यादा बच्चे अगर आ गए, किससे, अगर मुझे 100 बच्चे मिल गए तो क्या दिक्कत है, सर टैक्स लग जाएगा ना। अरे बट ये तो देखो सर, टैक्स तो लगेगा बट सर प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ती है, बिजनेस में तो ग्रो होता है। तो बात समझिएगा, लॉन्ग टर्म में बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको कभी भी ये मत सोचना था कि टर्नओवर कम रहेगा तो मेरा जीएसटी बच जाएगा। जितना ज़्यादा आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आई नो जीएसटी लगेगा, आई नो इनकम टैक्स भी आएगी। अरे बट सर इफ़ यू विल बी अर्निंग तो टैक्स लगेगा ना। तो सर गरीब लोग जो है, या गरीब भी नहीं बोलूँगा मैं, उनकी बात तो मैं उनके बुराई भी नहीं कर रहा हूँ इस तरह से, मैं बोल रहा हूँ जो बेगर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल। अब सर आर दे वरीड अबाउट इनकम टैक्स, नेवर। बट फिर सर दे आर वेरी प्राउड, नो सर दे आर नॉट प्राउड बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग। So why you want to save tax rather than make yourself so much capable that you will earn huge amount and pay good amount of tax, but after paying tax also you will be left with a good amount, but just you don't want to pay the tax, for that you want to go for the less earning। वो कौन सा मतलब है सर, अर्निंग कम करना ये कौन सा कॉमन सेंस है, उससे अच्छा अपनी अर्निंग क्या करो, बढ़ाओ और सर टैक्स भरो ना, क्या दिक्कत है। बट सर व्हेन यू विल लेफ्ट विद द रिमेनिंग पोर्शन दैट विल बी डेफिनेटली अबव दिस अमाउंट, बराबर। सो इसलिए ये सब बातें इंपॉर्टेंट आती है। तो आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से, एरिया ऑफ थॉट प्रोसेस, ठीक है ना। सॉरी, फिर ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जोग्राफिकल मोबिलिटी। सो व्हाट इज दैट, जोग्राफिकल मोबिलिटी, एनी गेस अबाउट दिस, जोग्राफिकल मोबिलिटी, एनी गेस अबाउट दिस। आई रिमूव दिस पॉइंट, आई वांट यू टू ट्राई योर सेल्फ, एनीवन कैन ट्राई एंड टेल मी जोग्राफिकल मोबिलिटी,
इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। हाँ, सोचिए बताइए क्या लगता है इसके अंदर में क्या होगा? जोग्राफिकल मोबिलिटी, एनी गेस? एनीवन वांट टू ट्राई? कमेंट करिए, ये लिख के बताइए। या एरिया ऑफ ऑपरेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेसेस, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट मोबिलिटी। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। Transfer of business to someone else, but I want to sell to Subhash. It is transfer. नो सर, Then मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब था लाइक आपको अगर अपना बिजनेस एक जगह कर रहे हो और दूसरी जगह भी उसको मतलब उसका अपना बिजनेस बढ़ाना है। हाँ, तो ट्रांसफर मत बोलो, उसको बोलो एक्सपांशन। ठीक है, हाँ, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके। और कुछ? कैपेबिलिटी ऑफ टू सेल गुड्स इन डिफरेंट जोग्राफिक रीजन। यस, गुड। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। इफ एनीवन स्टेज इन कोस्टल एरिया, कोई रहता है कोस्टल एरिया में, जैसे कि विशाखापट्टनम, चेन्नई या गोवा, एनीवन स्टेज नियर द कोस्टल एरिया, जहाँ पे समुद्र होता है, जहाँ पे ओशन है, कच्छ, यस वो भी चलेगा। इफ एनीवन स्टेज नियर द ओशन, जहाँ पे कि समुद्र है और वहाँ रहता होगा। अब वहाँ पे तो पता है जो समुद्र का पानी होता है ना, वो होता है खारा, खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है। और वहाँ पर जब आप नहाते हो पानी से वहाँ के, तो वहाँ के पानी से साबुन निकलता नहीं है। अगर आप साबुन लगाओगे ना, लक्स, रेक्सोना, डव, कुछ भी लगा लो, व्हेन यू बाथ, वो साबुन ना शरीर में चिपक जाता है बिकॉज ऑफ सॉल्टी वाटर, बिकॉज ऑफ सॉल्टी वाटर। ऐसे एरियाज में ना स्पेसिफिक सोप बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक सोप बनाया जाता है जो मेडिकेटिंग वाले सोप होते हैं, वो सोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे। ये जो लक्स वगैरह है ना, ये सब वहाँ पे वर्क नहीं करते। मैं बात करूँ कोस्टल एरिया में, जहाँ का पानी खारा होता है, सॉल्टी वाटर होता है। अब बात समझो मेरा बोलने का मतलब क्या था। सर आप एग्जाम्पल का पर्पस क्या है? पर्पस ये है जैसे कि ये जो साबुन है, ये जो सोप इंडस्ट्री है, ये सिर्फ पता है कहाँ चलेगी? ये सिर्फ चलेगी कौन से एरियाज़ में? वो ये कोस्टल एरियाज़ में, दैट्स इट। इसकी मूवेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी मूवेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये जो साबुन को अगर आप बोलोगे कि मैं सर नॉर्थ इंडिया में बेचूंगा, नॉर्थ इंडिया में नहीं बिकेगा। ये साबुन नॉर्थ इंडिया में नहीं बिकेगा, डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सर उसकी लाइकिंग वाले लोग कहाँ रहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि सर वो प्रोडक्ट की वैल्यू आती है कि नहीं आती। ठीक है, आप पढ़ के देखते समझ में आपको आएगा। देखिए, द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रपोज्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड और मेड अवेलेबल also plays a vital role in choosing the type of organization. If a concern deal with a local market only, अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ लोकल है या फिर सीजनल प्रोडक्ट है, सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या हो गया भाई, है ना। आपका प्रोडक्ट लोकल है, जो लोकल मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा? साबुन वाला। आपका प्रोडक्ट सीजनल है, सीजनल, जैसे एग्जाम्पल कूलर का बिजनेस जो होता है, कूलर बिजनेस, एसी नहीं बोल रहा मैं। एसी आजकल लोगों के घर में 12 महीने चलता है एसी। आई एम टॉकिंग अबाउट कूलर, कूलर। और कूलर बिजनेस जो है नॉर्मली चलता है समर में, नॉर्मली चलता है समर में, पर कूलर हर जगह लगता नहीं है, कूलर हर जगह नहीं लगता। मुंबई में अगर कोई रहता होगा, यू कैनॉट यूज कूलर इन मुंबई बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, चिपचिपाहट, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कूलर डजंट वर्क। सर व्हाट एग्जाम्पल, ये सब बोलने का पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ यही है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में है क्या? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे इंडिया में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ऑलिव ऑयल, हमारे इंडिया में ऑलिव ऑयल्स, कैन यू टेल मी ऑलिव ऑयल ज़्यादा किसके लिए यूज होता है? खाने में कि मालिश करने के लिए, मसाज के लिए? हमारे इंडिया में ऑलिव ऑयल किसके लिए यूज किया जाता है? वी कॉल इट जैतून का तेल, जैतून बोलते हैं हिंदी में, ऑलिव ऑयल सब जानते ही है। ऑलिव ऑयल हमारे घर में, हमारे इंडिया के कल्चर में, खाने में कितने लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं? आस्क योर मदर, घर पे जाके पूछना। हमारे घर में चलता है सनफ्लावर, फल्ली तेल। हमारे घर में ऑलिव ऑयल
खाने का प्रोडक्ट नहीं है। बहुत कम लोग जो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, दे यूज समटाइम्स, बट रेगुलर कुकिंग के लिए वी नेवर यूज ऑलिव ऑयल। ट्रस्ट मी, रेगुलर कुकिंग के लिए हमारे घर में ऑलिव ऑयल यूज नहीं होता। जैसे रितिका बोल रही है, मैं भी खुद बना यूज करता हूँ, बट कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, आई यूज दैट ऑलिव ऑयल स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, बट जनरली फॉर कुकिंग पर्पज इंडियन डजंट यूज दिस। बट व्हेन यू टॉक टू यूएस पीपल, सर दे ओनली यूज ऑलिव ऑयल। अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल्स। सो सर ऑलिव ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इंडिया में नहीं होता। आप देखना सर इंडिया में कौन सा ऑलिव ऑयल बनाता है, कौन सी कंपनी इंडिया में अच्छा ऑलिव ऑयल बना रही है। सारे जो प्रोडक्ट्स है बाहर से अब्रॉड से इंपोर्ट किए जाते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई एग्जाम्पल। आपके इंडिया में ऑलिव ऑयल बनता कहाँ है? सारे आप देखोगे प्रोडक्ट बहुत महंगे मिलते हैं आपको, और सारे के सारे बाहर से क्या किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। बिकॉज उसको बनाना किसको, ऑलिव ऑयल को बनाना इंडिया में, वो भी इतनी सी क्वांटिटी, अरे यार बहुत कम लोग यूज करते हैं, समझो बात को। रिच पीपल वो यूज कर, उसमें भी सर रिच पीपल में भजिए बन रहे काय में, ऑलिव ऑयल में। अब हट, भजिए होने चाहिए वो सादे वाले ऑयल में। और भजी टेस्ट और मजा कब आएगी, जब वो ठेले में बन रहा हो, काले वाले कढ़ाई में, जिसका तेल सड़ा वाला तेल हो, काला वाला तेल हो, तब तो और टेस्ट आती है। एनीवेज, सो इतना ज़्यादा कोई दिमाग लगाता नहीं इंडिया में। और कोई कंपनी बोलेगी सर हम ऑलिव ऑयल बनाएंगे इंडिया में, आप फंस जाओगे। इंडिया में मत बनाओ वो बिजनेस, वो इंडिया में बिजनेस चलेगा नहीं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई एग्जाम्पल। आपको शायद अजीब लग रहा होगा बोलने सुनने में, या मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट येस इट इज़ ट्रूथ कि एग्जाम्पल समझिए आप, ठीक है। तो मैंने को जो साबुन का एग्जाम्पल दिया, सोप इंडस्ट्री का, डव एंड ऑल दिस, वेरी गुड एग्जाम्पल्स। बट देन व्हेन यू टॉक अबाउट कोस्टल एरियाज, दिस सोप डजंट वर्क। सो सोप इंडस्ट्री हैव अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया बिकॉज उनका मार्केट लोकल है, या सीजनल प्रोडक्ट होता है कई बारी, ठीक है। या फिर कुछ गुड्स क्या होता है पेरिशेबल, ये तो खैर नो नीड टू गिव एग्जाम्पल, पेरिशेबल आइटम है, आप लेके चले गए मुंबई से, आपको दिल्ली सप्लाई कर, तब तक खराब हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, या फिर जो ऐसे चीज़ें जो स्पेसिफिक सिटी के लिए बनती है या लोकेलिटी के लिए बनती है, ठीक है, वो सब चीज़ों में बेटर कौन सा है सर, कभी भी बनाओ प्रोप्राइटरशिप। सर घर 4 लोगों को बेचना है आपको माल, 4 लोगों को, 400 लोगों को, दैट्स इट। काहे कंपनी बना रहे हो? बट सर वर्ल्ड में बेचना है तो कंपनी बनाओ, बिल्कुल सिंपल सा आंसर, ठीक है ना। फिर ये जो कुछ बात हो रही थी हमारी थोड़ी देर पहले, ओनरशिप ट्रांसफर करने की अगर आपकी इच्छा है, आप अगर चाहते हो कि सर शेयर करें ओनरशिप, तो कंपनी बनाए। इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर दिस, आपको चाहिए सर मैं अकेले रहूँगा, तो सर बनाइए प्रोप्राइटरशिप, है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी नहीं लगती। लास्ट में मैनेजरियल नीड्स, ये वापस से शायद रिपीट हो रहा है ये मैनेजरियल नीड्स, मतलब आपको मैनेजरियल नीड्स चाहिए क्या? डू यू वांट मैनेजरियल नीड्स? इफ यू वांट हेल्प फ्रॉम द पीपल, यू नीड टू गो फॉर अ कॉर्पोरेट नेचर। आपका नेचर छोटा बिजनेस है, अगेन वही वाली बात हो गया ना। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप, जब आपको सिंपल बिजनेस करना है, स्मॉल एंड कैटर टू लोकल नीड्स ऑनली, फिर 1% काफ़ी है उसके लिए, 1% काफ़ी है उसके लिए। बिजनेस के लिए अपन क्या सोल प्रोप्राइटर बना सकते। तो ये तो खैर रिपीट हो गया फिर से, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। हाँ, सीक्रेसी, व्हेन यू डोंट वांट द थिंग्स टू बी डिस्क्लोज्ड, कुछ आपकी सीक्रेट प्लान्स है, आपको चीज़ों को छुपा के रखना है, तो सर कभी भी कौन सा बिजनेस है, जब लोग बढ़ेंगे तो बातें क्या होगी, लीक हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग लोग चीटिंग करते, लीक करने, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। जैसे एग्जांपल अभी मैं हूँ, पवन सर है, प्रतीक सर है, कृष्णा सर है, दिव्या मैडम है, पीयूषा मैडम है, हम 6 लोग हैं। अब मालूम पड़ा कि दिव्या मैडम कभी आपको पढ़ा रही थी FM, और पढ़ाने बाद उन्होंने बोल दिया तुषार सर हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, बता दिया मस्ती में। अरे बट मेरा प्लान था ना, वो बता क्यों दिया मैडम? बता दिया, इनोसेंटली बताया, चीटिंग नहीं कर रही है, बता दिया ऐसे। और सर सोचो जब 6 की जगह 60 लोग होंगे तो जल्दी मालूम पड़ जाएगा बाहर। तो अगर आपको बातों को पब्लिकली नहीं बताना है, इफ़ यू वांट समथिंग टू बी गिव एज अ बिग अनाउंसमेंट, धमाका करना है आपको, कोई नया लॉन्च ऑफर लाना है एकदम छुपा के, नो वन, योर कॉम्पिटिटर शुड नॉट नो दिस। तो सर कभी भी बेटर कब है, जब आप अकेले काम करो। बट व्हेन यू हैव अ टीम यार, यू नीड टू गो फॉर डिस्क्लोजर्स, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। अकॉर्डिंगली द एंटरप्रेन्योर वुड बी सिलेक्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर दैट रीजन। अगर किसी को सीक्रेसी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो क्या चूज करना जरूरी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है।
ऐसी पार्टनरशिप में भी सीक्रेसी होती है लेकिन थोड़ी ज़्यादा नहीं होती, मतलब ठीक है ना। और कंपनी में तो सर तो बात ही भूल जाओ, वो इनकी तो कंपनी सीक्रेसी में भी रिस्ट्रिक्टेड है ना। और वहाँ तो फिर सर आप भूल जाओ कि सर आप छुप, वहाँ तो उल्टा जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट सुना ही होगा आपने, तो ये तो पढ़ा भी होगा अपने अकाउंट्स में, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है ना। आप तो कुछ छुपा सकते ही नहीं, आपको तो हर चीज़ क्या करनी है, आरओसी को, आरडी को, सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, इसको उसको सबको बताओ। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, यू कांट हाइड एनीथिंग इन केस ऑफ कंपनी। बट सर छुपाना भी क्यों है, ठीक है, तो वो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। लास्टली इंडिपेंडेंस, इसमें भी ज़्यादा कुछ दम नहीं है। इंडिपेंडेंस, वही इंडिपेंडेंस किससे रिलेटेड सर, गवर्नमेंट से। इंडिपेंडेंस कंपेयर टू गवर्नमेंट, इफ यू डोंट वांट मच ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मच ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, इफ यू डोंट वांट गवर्नमेंट टू इंटरफेयर देन गो फॉर विच, ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। देखो, इफ एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू हैव अ फ्रीडम with little government interference, then he should go for either proprietorship or partnership. But if you want support of government also, if you want government आप पे नज़र भी रखे और आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करे और आप पे नज़र भी रखे, दोनों चाहिए आपको, तो फिर सर आप कभी भी क्या बनाइए, कंपनी बनाइए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो बस इतना आपको ध्यान रखते हुए चलना है, आई गेस। यस, दैट्स इनफ, आई गेस। तो इतना ऑलमोस्ट काफ़ी था हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के लिए। ऑलमोस्ट हमने, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि रिविजन करते हुए ये सारी बातें हमने डिस्कस करी, ठीक है, कि बिजनेस का नेचर कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑपरेशन बड़ा या छोटा उस पर डिपेंड करता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कम पैसा प्रोप्राइटरशिप, ज़्यादा पैसा कंपनी, ये तीन बातें हमने पहले ही कवर कर ली थी, ठीक है। आज से सर हमने क्या पढ़ना शुरू किया यहाँ से कि यू वांट मैनेजरल एबिलिटी, और वो मैनेजरल एबिलिटी और मैनेजरल नीड्स, एक्चुअली ये दोनों रिपीट हो गए थे, ये वाले और ये दोनों रिपीट नहीं हो गए थे, मतलब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है ना। फिर कंट्रोल और मैनेजमेंट, रिस्क कम चाहिए आपको, ये सब सिंपल हो गया था। बिजनेस की स्टेबिलिटी, है ना, और मैंने इसमें एग्जांपल आपको दिया था वो फॉरेन के बिजनेस के साथ में वगैरह, तो वो सब बातें आपको याद रखनी है। फ्लेक्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, ये सब बातें हमने पढ़ ली। प्रॉफिट का डिवीजन, तो सारी बातें हमने डिस्कस करते हुए ये टॉपिक कवर किया। राइट गाइस, सो आई होप इट इज़ इनफ फॉर दिस फर्स्ट चैप्टर। सिंपल सा था, आई नो इसमें से कई बातें आपको लग रही है इस तरह को आती थी, तो बहुत सिंपल सी चैप्टर था, ठीक है, बट यस, बट देन विजन बहुत ज़रूरी था आपको देखने का कि हाउ यू लुक एट द पर्टिकुलर थिंग इन ए पर्टिकुलर मैनर। तो अगर आप जब एक CS बनोगे, किसी कंपनी में जॉब करोगे, तो यू शुड बी गिविंग अ प्रॉपर विजन दैट ओके यू शुड डू लाइक दिस, यू शुड डू लाइक दिस, आपको ये कंपनी क्यों बनानी चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए, ये सब हम बाद में बात करेंगे, तो वो सब आपको ध्यान रखना आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, सो अब ज़्यादातर हमारे लिए कंपनी लॉ नहीं रहने वाली है, ज़्यादातर हमारे सिलेबस में कंपनी लॉ ही रहने वाला है, बराबर। तो हम लोग पहले 3-4 चैप्टर जो है स्टार्टिंग के वो कंपनी लॉ के बेस पढ़े कि सर अगर मान लो चलो 5 ऑप्शन समझ में आ गए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, HUF, वो तो बहुत ही कम जगह पे आया था, ठीक है, सोसाइटी और कंपनी। अब सर आपको देखो मेजर नाम तो सबसे ज़्यादा मालूम पड़ता है, पता है कहाँ है, प्रोप्राइटरशिप। देखो 3 नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP और कंपनी। सर सोसाइटी क्यों नहीं, सर सोसाइटी का तो ऑप्शन आता ही नहीं है, वो एक अपने आप में अलग चीज़ है, अगर आपको चैरिटी करना है वहाँ जाओ, मत ख़त्म बात। और HUF सर ऐसे बनाते नहीं हैं, चलो हम 50 लोग मिलकर HUF बनाएंगे, अबे समझा तो दिया था उस दिन मैंने आपको HUF ऐसे जमा कर करके थोड़ी होता, तू भी आ जा तू भी आ जा, HUF ऐसे नहीं बनता, तो HUF की बात भी खत्म हो गई। तो बचते 4 है, और 4 में से सर ये 2 जो है, ठीक है, लेट मी चूज अलग अदर पेन, ये जो 2 है इसके लिए सब बिजनेस कौन सा रहेगा, जहाँ पे कि आपको कोई प्रोफेशन करना है, जैसे CA है, CS है, मिलके काम कर रहा है, LLP बना ली। सबसे मेन डिसीजन को आपको ज़्यादातर ये देखने मिला होगा, कौन से प्रोप्राइटरशिप और कंपनी, तो ये डिपेंड करता है आपको दोनों चीज़ों पे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से आपके आने वाले समय में, ठीक है। तो ये तो खैर ज़्यादा दम नहीं है, पूरा जो सिलेबस है आपका यही होगा। और ये भी बात भूलना मत, एंड ऑफ द डे आप क्या बनने वाले हो, CS। तो आपका जो सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा कौन से इसमें रहने वाला है, इस पार्ट में रहेगा, ठीक है ना। सो गाइस आई विल एंड दिस, आई गेस मुझे लगता है अपना टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, वी हैव ऑलमोस्ट केम टू द एंड, 3:15 आपके हो चुके हैं। सो वी विल एंड द वीडियो नाउ। और आई गेस आपका पूरा एक अच्छे से चैप्टर कवर हो गया, तो 4 पेज हमने कवर कर लिए, सॉरी 4 दिन अलग अलग पढ़ा। पहले दिन हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, और बाद में फिर Day 2, Day 3 और आज का Day 4, 4 पार्ट्स में आपके पूरे अच्छे से ये जो
बोलते ना इनॉग्रल टॉपिक है आपका अच्छे से हो गया, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे कल से पार्ट चैप्टर नंबर 2 द टाइप्स ऑफ कंपनी। उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अच्छे अच्छे और दूंगा, लॉ बताऊंगा कि सर कौन से कंपनियां बनाना बेहतर है, क्या पीछे उसकी प्रोविजन होती है, ये सारी बातें, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं एक बारी आप, राइट। अदरवाइज विल एंड द वीडियो एंड विल सी यू टुमारो with the chapter number 2.